स्वागत है आपका सीकर एकेडमी रावत सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और जहां अपना डिस्कशन चल रहा था 12th क्लास की ज्योग्राफी के ऊपर, और अपना जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था लास्ट लेक्चर के अंदर। बस दो टॉपिक रहते हैं छोटे छोटे, एक डेयरी इंडस्ट्री के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए हुए हैं वो, और एक टॉपिक और है कॉटेज इंडस्ट्री का। जैसे ही आज अपने इसको कंप्लीट करेंगे अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे मैप का एक क्वेश्चन आता है, वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो मिनरल्स वाली साइड है वहाँ से, या फिर जो इंडस्ट्रियाँ बताई है वहाँ से मैप के क्वेश्चन आने की 100% चांसेस रहते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल रहने वाले हैं। एक तो आपको बताऊंगा कि डेयरी इंडस्ट्री के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए गवर्नमेंट ने या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, और कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर राजस्थान के अंदर कैसे डिवाइडेशन और कैसी कैसी इंडस्ट्रियाँ इसके अंदर चल रही है, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। अब देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो ये है कि डेयरी इंडस्ट्री के इम्प्रूवमेंट के लिए अब तक कौन कौन से प्रोग्राम हुए हैं, ठीक है। तो देखिए 1970 के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ। मैंने ये बात आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताई थी कि ऑपरेशन फ्लड नाम से ये चलता है, और डेयरी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इससे, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और उन प्रोग्राम्स को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूट, स्पेशल कॉरपोरेशन बनाया जाता है, राजस्थान स्टेट मिल्क कॉरपोरेशन नाम से। और ये स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और कहीं कहीं विलेज लेवल यानी कि गांव के लेवल के ऊपर जाके भी ये चेक करता है, या फिर मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया कि जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। व्हाइट रेवोल्यूशन आता है, उसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, जो ट्रेन वर्कर हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं, अच्छी अच्छी मशीनें आती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से आती हैं। अब देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी बात करें कि फ्यूचर के अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स आने वाले हैं, या फ्यूचर के अंदर क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटीज रहती हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो फ्यूचर के अंदर अगर अपने बात करें कैटल रियरिंग, अगर अपने मेन टॉपिक उठाएं तो कैटल रियरिंग देखिए, राजस्थान का जो रीजन है वो डेजर्ट रीजन है। मैंने आपको जब शुरू में ज्योग्राफी पढ़ानी शुरू की थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का रीजन है वो डेजर्ट ही है। इंदिरा गांधी का जो प्रोजेक्ट था वहाँ पे, तो देखिए राजस्थान का रीजन है वो डेजर्ट ही है, ठीक है। और जो कैटल रियरिंग वाला है वो वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है। किस वजह से सक्सेसफुल हुआ है वो अपने बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। और सक्सेसफुल होने की वजह से वहाँ का लाइफस्टाइल सुधरा है। अब देखिए, अगर मैं काउंटिंग की बात करूं, कैटल काउंटिंग की बात करूं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। कैसे कि अगर अपने को पता ही नहीं है कि अपने एरिया के अंदर कितने कैटल है यानी कि कितने एनिमल्स रह रहे हैं, तो अपने उनके अकॉर्डिंग जो अपनी जो प्रोग्राम्स हैं या जो योजनाएं हैं वो कैसे बनाएंगे। तो कैटल काउंटिंग एक बहुत जरूरी चीज है, और ये कैटल काउंटिंग राजस्थान के अंदर 1990 से शुरू होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, कैटल काउंटिंग शुरू होती है 19, ठीक है। और आपकी बुक के अंदर भी एक कैटल काउंटिंग के है वो स्टैटिक्स दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 2012 वाले के, ठीक है। 2012 वाले के आंकड़े दिए हुए हैं। 2012 के अकॉर्डिंग जो राजस्थान के अंदर एनिमल है वो है 577, ठीक है, 577.32 लाख। तो ये एक आंकड़ा आया, एक स्टेट आया कि इतने नंबर ऑफ एनिमल है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा अगर मैं इनकी लाइफ स्टॉक डेंसिटी बताऊं, यानी कि जो घनत्व है पर किलोमीटर के ऊपर, पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर, सॉरी, पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर जो इनकी डेंसिटी रहने वाली है वो रहने वाली है 160, ठीक। तो 169 है वो इनकी पर किलोमीटर स्क्वायर के ऊपर डेंसिटी है, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 169 एनिमल है वो मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और स्टेट देते हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टेट है कि अगर एक 1000 अगर मैन है यानी कि ह्यूमन है, 1000 ह्यूमन है, उसके ऊपर कितने कैटल है, पर 1000 ह्यूमन के ऊपर 844 कैटल है राजस्थान के अंदर, 844, ठीक है। तो ये भी स्टेट है। उसके अलावा ये पर 5 ईयर की बात होती है, ठीक है, पर 5 ईयर यानी कि अब ये जाएगा 2017 के अंदर। तो इसका मतलब है ये हो चुकी है, अब हो चुकी है, लेकिन आपकी बुक के अंदर इसके आंकड़े नहीं दिए हुए हैं, तो आपके लिए इसके जो स्टेटिक्स हैं वो डिस्कस करने की कोई जरूरत भी नहीं।
और वैसे भी स्टेट बहुत रेयर चांस है कि वो पूछते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा कि 2012 के अंदर हुई है, जो जिसके स्टेट अपने पास है, और 1919 के अंदर फर्स्ट टाइम होती है, और यहाँ पे ये कंडीशन है। उसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी और डीपली स्टडी करूँ इसके अंदर, जो काव है कैटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए काव, ठीक है। जो काव की जो ग्रोथ रेट है पर 5 ईयर के अंदर, यानी कि अगर 2012 के अंदर आया है तो 2012 से पहले जो 2007 के अंदर हुआ था और 2012 के अंदर हुआ है, उसके अंदर जो काव की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 10%, यानी कि पहले जितनी भी काव थी उससे 10% बढ़ के इस बार मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन के वाइज देखें तो भी या वैसे भी देखें तो भी अच्छी बात है। अब देखिए अगर काव की और बात करें, काव के प्रेफरेंस में और डिस्कशन करें, तो सबसे ज़्यादा काव मिलती है उदयपुर के अंदर, ठीक है। चित्तौड़ का भी नाम आता है। इसके अलावा अगर मिनिमम क्वांटिटी की बात करें, मिनिमम नंबर की बात करें, तो उसके लिए मेंशन करते हैं धौलपुर को, ठीक है। जैसे ही मैंने लेक्चर शुरू किया था मैंने आपसे पूछा था कि 5-7 मिनट पहले कि डेजर्ट होने के बावजूद राजस्थान के अंदर कैटल रेडिंग चल रहा है, तो इसका जो मेन रीज़न है वो रीज़न है आपका इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की वजह से इरिगेशन के अंदर बेनिफिट हुआ है, जिससे फॉडर, चारा, घास जो है वो इजीली उगने लगा है, ठीक है। उसके अलावा जो कैटल हैं, ठीक है, उनको भी गुड क्वालिटी का वाटर है वो मिलने लग गया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ के लोगों की लिवलीहुड है, यानी कि आजीविका या फिर जो लाइफस्टाइल है वो सुधरा है, तो ये अपने को ज़्यादा ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए ऑल ओवर इंडिया के अगर अकॉर्डिंग में बात करूँ तो ऑलमोस्ट 8% का होगा वो राजस्थान के अंदर है, तो ऑल ओवर इंडिया का 8% का होगा वो राजस्थान के अंदर है, ठीक है। ये जो काउंटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए आपकी बुक के अंदर बहुत सारे ब्रीड के डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो मैं भी 1 बाय 1 यहाँ नेम लिखते जाता हूँ इधर वाली साइड, और उनके बारे में जो जो बातें आपको बताने लायक है वो बताते जाएंगे। अब देखिए जो फर्स्ट है वो है गिर, फर्स्ट गिर और गिर, ठीक है। दो नेम इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि गुजरात के अंदर नीचे वाला गिर वर्ड यूज में लेते हैं और राजस्थान के अंदर ऊपर वाला, ठीक है। राजस्थान के अंदर इसके और भी नेम फेमस है, जैसे अजमेरी है या रैंडा है, तो ये नेम है वो फेमस है राजस्थान के अंदर। और अजमेरी क्यों फेमस है, बिकॉज ये अजमेर रीजन के अंदर मिलती है। इसके अलावा भीलवाड़ा, पाली, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मतलब नंबर इनका रहता है, तो अपने को मेन सिर्फ पता रखना है कि अजमेरी और रैंडा इसके नेम और भी हैं, और गुजरात के अंदर इसको गिर प्रोनाउंशिएट किया जाता है, ठीक है, गिर नाम से कॉल किया जाता है। और इसकी एक खास बात यह है कि मिल्क प्रोडक्शन के मामले में बहुत फेमस है, ठीक है। तो गिर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, बस आपकी बुक के अंदर छोटी छोटी बातें हैं वो मेंशन की हुई है, आपको बस वही देखनी है कि कहाँ कहाँ इनकी एरिया मिलते हैं ये, और क्या इनके नेम्स वगैरह हैं या किस लिए ये फेमस है। तो गिर का मैं आपको बता चुका हूँ कि अजमेर और भीलवाड़ा रीजन के अंदर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली के अंदर अजमेरी और रैंडा इसके दो नाम और हैं। गिर गुजरात के अंदर कॉल की जाती है इसको, और मिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसके बाद में जो है वो है थार पारकर। थार पारकर देखिए, थार पारकर जैसलमेर, जैसे आप थार वर्ड सुनते हैं तो आप एक जगह पहुंच जाते हैं जैसलमेर, तो ये एक इजी मतलब ट्रिक तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक तरीका बोल सकता हूँ मैं इसको, ट्रिक नहीं है लेकिन तरीका है कि आप नेम से इसको पकड़ने की कोशिश करें। अगर गिर है, गिर की जगह अगर अजमेरी लिखा हुआ आता है तो आप झट से अजमेर जो जगह है वो आप रिकॉल कर सकते हैं। तो सिमिलरली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थार पारकर में अगर आप थार वर्ड देखते हो तो आपको सबसे पहले दिखेगा जैसलमेर, और बिल्कुल सही है। जैसलमेर के अंदर एक रीजन है मालानी रीजन, ये मालानी रीजन है वो थार पारकर काउस के लिए फेमस है, लेकिन मालानी रीजन एक और वजह से भी फेमस है, वो फेमस है यहाँ पे एक लोक देवता थे मल्लीनाथ जी, उन्हीं के नाम के ऊपर इसको मालानी है वो बुलाया जाता है। मल्लीनाथ जी है वो फेमस यहाँ के एक लोक देवता थे, तो ये जो मालानी रीजन है वो आपका इस गाँव के लिए फेमस है, ठीक है। इसके जो अलावा वो मिलती है वो बाड़मेर के अंदर, या अगर जोधपुर की अगर अपने बात करें तो थोड़ा सा रीजन वहाँ का भी और नीचे। मैं अगर आपको मैप के अंदर ये दिखाऊं, क्योंकि मैप से चीजें क्लियर हो जाती है।
बाड़मेर मेरा और जालौर, जोधपुर है वो यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये आप 3 मेनली याद रखिए। इजी रहता है मैप से कैच करना जो एरिया है उसको, ठीक है। तो थारपारकर के अंदर मैंने आपको बताया कि बालानी रीजन है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर 3 जगह भी याद रखिए। एक और फेमस बात है, ये ऐसे कहते हैं कि जो ड्राई कंडीशन है, क्योंकि आपको पता ही है कि कितनी ड्राई कंडीशन है जैसलमेर के अंदर, ड्राई कंडीशन के अंदर भी ये अच्छा मिल्क प्रोडक्शन देती है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन है वो उनका क्वालिटी गुड रहती है, इसलिए थारपारकर है वो ज़्यादा फेमस है। तो जैसलमेर की ड्राई कंडीशन है, फिर भी इसकी मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद में है नागौरी। अब ये भी आपको इजीली नेम से पता चल जाएगा कि कहाँ जाने वाले हैं, किस जगह की बात हो रही है, ठीक है। नागौर तो मेनली कहाँ जाएगा, नागौर के अंदर, ठीक है। नागौर कहाँ है, जैसलमेर के जस्ट इधर नागौर है, जगह भी मैं बना देता हूँ। तो जैसलमेर के जस्ट इधर नागौर है। अब देखिए नागौरी जो ब्रीड है वो क्यों फेमस है। नागौरी ब्रीड फेमस है आपके ऑक्स के लिए। जो नागौरी जो ऑक्स होता है, नागौरी जो ऑक्स है वो हैवी लोड कैरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है। और नागौरी ऑक्स फेमस ही इसलिए है स्ट्रांगनेस के लिए, अपनी फास्टेस्ट स्पीड के लिए और हैवी लोड कैरिंग के लिए। तो नागौरी ऑक्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस है इन सब चीज़ों के लिए, दौड़ने के अंदर, वजन खींचने के अंदर और आपकी मजबूती के अंदर है वो नागौरी ऑक्स फेमस है, ठीक है। और नागौर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आपको, वैसे आपकी बुक के अंदर नहीं है और जरूरी भी नहीं है कि आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग बताएं। तो नागौर के अंदर इंडिया का पहला काउ हॉस्पिटल यानी कि पहला गौ चिकित्सालय वो बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सी टाइप, काउ ही नहीं, बहुत से टाइप के जानवर, एनिमल्स का इलाज है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नागौरी जो ऑक्स है वो फेमस है अपनी स्ट्रांगनेस के लिए। अब देखिए नागौरी के बाद में जो है वो है राठी, ये भी लिख देते हैं। नंबर 4 इज राठी। अब देखिए राठी है वो अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। और मिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस होने की वजह से इसको राजस्थान की कामधेनु ऑफ राजस्थान बोलते हैं, ठीक है। वैसे बीकानेर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर मेनली मिलती है, ठीक है। लेकिन एक इसके बारे में एक बात और बोली जाती है, जो लाल सिंधी जो ब्रीड है और जो सहीवाल ब्रीड है उनकी ये मिक्स ब्रीड है राठी, ठीक है। और मिल्क प्रोडक्शन के लिए फेमस है, इसलिए इसको बोलते हैं कामधेनु ऑफ राजस्थान, ठीक है। इसके बाद में देखिए अब तक मैंने आपको 4 बता दिए हैं। 5 नंबर पे देखिए वो आपका रहने वाली है कांकरेज। कांकरेज देखिए किस लिए फेमस है। कांकरेज गुजरात का एक जगह है, कच्छ का एक रन है, यानी कि एक डेजर्ट है वो फेमस है। तो कच्छ का जो रन है वो फेमस है और वहाँ की कांकरेज ये कावा है वो फेमस है, ठीक है। लोड केयरिंग के अंदर इसका बहुत बड़ा नाम है, यानी कि फेमस वही सेम कहानी, ये फेमस है लोड केयरिंग के अंदर और मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। राजस्थान के अंदर कहाँ मिलेगा, जो गुजरात से सटा हुआ एरिया है, यानी यहाँ पे ये गुजरात है, तो ये गुजरात के अंदर बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, यहाँ पे मिलेगा कांकरेज है वो ब्रीड आपकी, ठीक है। राजस्थान के अंदर सिर्फ ये 3 जगह हैं, यहाँ पे मिलती है और गुजरात के कच्छ के रन से फेमस है, ठीक है। उसके बाद में है हरियाणवी। अब हरियाणवी देखिए, हरियाणा आपका पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और हरियाणा के साथ में कौन है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, तो बस ये यहाँ पे ही मिलती है हरियाणवी जो ब्रीड है। नेक्स्ट 6 नंबर जो ब्रीड है वो है हरियाणवी। जो हरियाणवी ब्रीड है वो आपको मिलेगी सीकर, झुंझुनू, चूरू के अंदर। और ये भी सेम फेमस है किसके लिए, लॉर्ड कैनिंगर मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट है वो आपकी है मालवी, ठीक है। मालवी जो ब्रीड है वो एमपी मध्य प्रदेश के मालवा जो रीजन है वहां से फेमस है। और राजस्थान के अंदर एमपी अगर नीचे जाए तो यहाँ पड़ता है, और यहाँ पे फिर ये अपना झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी ये सब आते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो मालवी जो ब्रीड है वो यहाँ पे झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा है वहाँ पे मिलती है, ठीक है। मालवी के बाद में आपकी एक और ब्रीड आती है सांचोरी। सांचोरी एक जगह है सांचोर, वहाँ की फेमस है, और सांचोर आपका है जालौर के अंदर। तो बस यही ध्यान रखना है कि जालौर की एक फेमस ब्रीड है सांचोरी और सांचोर एक जगह है, तो यहाँ पे जालौर है आपका।
और सांचोरी जो ब्रीड है नंबर 8 सांचोरी। तो सांचोर जगह है और जालोर के अंदर। उसके अलावा मेवाती, ठीक है, मेवाती है वो अलवर और धौलपुर, ठीक है, यहाँ पे मिलती है। अलवर और भरतपुर धौलपुर यहाँ के अंदर मिलती है। और इसकी कोई खास बात है नहीं, वैसे भी नॉर्मली होगा कि लोड कैरिंग के अंदर ज़्यादा या थोड़ा मिल्क प्रोडक्शन के अंदर भी इसका नाम है नहीं। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो आपकी फॉरेन ब्रीड, ठीक है। फॉरेन ब्रीड जो आने का जो रीज़न है फॉरेन ब्रीड आने का, वो रीज़न है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है। जो बिजनेसमैन माइंड है वो ये उसी की देन मानता हूँ मैं तो, कि लोग ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, जो फॉरेन जो ब्रीड है उसको अब इस इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करने शुरू कर चुके हैं। जो फेमस है वो है आपकी जर्सी जो ब्रीड है, वो फेमस है फॉरेन ब्रीड के अंदर। जर्सी, जर्सी, रेड डेन वो भी फेमस है। रेड डेन, जर्सी, हॉल्स्टेन, ये फेमस फॉरेन ब्रीड है जो मतलब इसके अंदर इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो इसके अंदर बस आपकी बुक के अंदर जितनी भी मेंशन की हुई थी मैंने जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश की है। एक बार फिर से देख लेते हैं सारी सारी। गिर है, थारपारकर है, नागौरी है, राठी है, उसके अलावा कांकरेज है, हरियाणवी है, मालवी है, सांचोरी है, मेवाती है और फॉरेन ब्रीड है, ठीक है। तो ये सारी की सारी हैं और आप बुक से इजीली इनको कैच कर सकते हैं। इनके अंदर कोई टिपिकल लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई जो आपको समझ ना आए, ठीक है। अब इसके बाद में एक और टॉपिक दे रखा है कि जो काव फैमिली है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या एफर्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो काव फैमिली को बढ़ाने के लिए ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्लान है बोला है, यानी कि जो काव की ब्रीड है उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। इसके अलावा बहुत से प्रोग्राम चलाए गए जैसे कामधेनु योजना या गोपाल योजना, ये सारे इसी से रिलेटेड हैं कि आपकी जो काव की ब्रीड है उसको सुधारा जाए, ठीक है। जो काव शेड है उनको एडवांस किया गया, ठीक है, यानी कि काव शेड गौशाला जो है उनको एडवांस किया गया। उसके अलावा जो काव की जो ब्रीड है, ठीक है, उसको आर्टिफिशियल तरीके से लिया गया, यानी कि आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाई गई काव्स के बीच में। इसके अलावा जो कैटल रियरिंग है, उसके कैटल रियरिंग के अंदर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कराएगी कि उसकी ब्रीड है वो इम्प्रूव हो। इसके अलावा कैटल फेयर लगाए गए। बहुत से काम ऐसे हैं कि जो चल रहे हैं और प्रेजेंट के अंदर चलाए जा रहे हैं, ठीक है, पीछे से भी चल रहे हैं और अब तक चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि देखिए जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर एडवांस जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी यूज़ की वजह से जो ऑक्स हैं उनका यूज़ कम हो गया है, ठीक है। उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर जैसे ही इंस्ट्रूमेंट टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट आने लगे तो जो ऑक्स का जो स्ट्रॉन्गनेस वाला काम था, यानी कि जो खेत की जुताई वाला काम था, मेवाती है वो इसके लिए फेमस है। नंबर 6 जो मेवाती आपकी है, नंबर 9 सॉरी जो मेवाती है वो फेमस थी इसके लिए कि जो हल जोतने का काम था उसके लिए मेवाती है वो फेमस थी। तो बस ये जो काम है ये खराब होने लग गया, क्योंकि अगर ऑक्स का यूज़ नहीं है तो फिर ऑक्स को कोई रखेगा भी नहीं। इसके अलावा जैसी बफेलो आने लगी इस मार्केट के अंदर, यानी कि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके अंदर जैसी बफेलो आई तो जो काव आप जानते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन भी कम करती है और कहीं ना कहीं क्वालिटी भी थोड़ी सी लो होती है कंपैरेटिव टू बफेलो, ठीक है। तो बफेलो ज़्यादा क्वांटिटी का मिल्क देती है, ज़्यादा क्वालिटी का मिल्क देती है और ज़्यादा क्वांटिटी में भी देती है। तो इसलिए गांव गांव के अंदर जो गाय है उसकी इम्पोर्टेंस है वो कम हो गई है, ठीक है। ये एफर्ट्स थे जो मैंने बताए और प्रॉब्लम भी डिस्कस की आपके साथ कि ये प्रॉब्लम चल रही है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कॉटेज इंडस्ट्री। ये हेडिंग है वो थोड़ी सी आप देख लीजिएगा। कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल सकते हैं आपको। क्या है कि इन्वेस्टमेंट कम करना है अपना को और एफिशिएंसी ज़्यादा रखनी है और हाथ से प्रोडक्शन देनी है। बस मेनली ये तीन ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट से एफिशिएंसी वाला प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचा जाए, वो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है। और कॉटेज इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही फैमिली के सारे लोग मिलके इसको चला सकते हैं, कि बस 5-7 बंदे हैं तो ठीक है जी, कॉटेज इंडस्ट्री है वो चल सकती है, ठीक है। अब देखिए रॉ मटेरियल के बेस के ऊपर आपकी कॉटेज इंडस्ट्री उसको 4 टाइप से डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी? एग्रीकल्चर बेस्ड, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, इनको 4 टाइप के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट जो आपका है वो है एग्रीकल्चर बेस्ड,
ठीक है। एग्रीकल्चर बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चर से क्या क्या अपने को चीज़ें मिल रही हैं और उनको फिर इंडस्ट्री के अंदर कैसे यूज में ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अपने कॉटन बनता है तो कॉटन इंडस्ट्री है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, लेकिन वो मेन लार्ज स्केल के ऊपर चलेगी तब। अब देखिए इसके बाद में है वो है मिनरल्स इंडस्ट्री, ठीक है। मिनरल्स इंडस्ट्री, मिनरल्स के अंदर सोना चांदी जो आभूषण ऑर्नामेंट जो बन रहे हैं आप सब लोगों के जो आप पहन रहे हो वो सारे के सारे इसी के देना। इसके बाद में है वो है एनिमल वेल्थ के ऊपर जो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एनिमल के ऊपर जो डिपेंड कर रहा है वो, और लास्ट आपका है जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनके ऊपर, यानी कि जो आपके फॉरेस्ट हैं उनसे जो भी प्रोडक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल गोंद है या रेजिन है, ये सारी की सारी रबर है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फॉरेस्ट से मिल रही है और इनसे छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं वो डेवलप। अब देखिए अब आपकी बुक के अंदर एक गोल मोल पाई चार्ट सा दिया हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर हर इंडस्ट्री के से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको बताई हुई है कि इस इंडस्ट्री के अंदर ये है, इस इंडस्ट्री के अंदर ये। तो इनको 4 टाइप है तो 4 टाइप से उसको डिवाइड किया हुआ है। मैं यहाँ पे स्लाइड के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि बनाना पड़ेगा मेरे को, तो थोड़ा ट्रबल होगा यहाँ पे। तो मैं आपको देख पा रहे होंगे इजीली अगर आप स्क्रीन में ऑन कर देता हूँ 1 मिनट। हाँ तो देखिए जैसे आप ये देख पा रहे हैं तो इसके अंदर आपके 4 टाइप ऑफ दिख रहे हैं, ठीक। के ऊपर जो आपकी दी हुई है बुक के अंदर उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। मेरे को बनानी नहीं पड़ेगी तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ है वो है एग्रीकल्चर बेस्ड के अंदर, अगर अपने डिस्कस करें एग्रीकल्चर बेस्ड के अंदर आपका बहुत सारी इंडस्ट्री दी हुई है, बहुत सारा आपका मटेरियल दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री है वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। उसके अलावा जो ऑयल निकालने की इंडस्ट्री यानी कि ऑयल जो खानी जिसको आप बोलते हैं वो भी आपकी एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं जैसे गुड़ बनाने का जिसको जैगरी बोलते हैं, या फिर मुरब्बा बनाने का या अचार बनाने का, ये जो सिस्टम है ये सब के सब एग्रीकल्चर बेस्ड ही हैं, ठीक है। अब वीट है उसको प्रोडक्शन उसकी जो ग्राइंडिंग या पिसाई जिसको आप बोलते हो वो है, तो ये सारी की सारी एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। अब जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है वो सारी की सारी आपकी कॉटेज के अंदर यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जो गुड़ बनाने की जैगरी है वो, उसके अलावा जो भी फाइबर बनाने का जो काम है वो भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है। इसके अलावा मैट्स बनाने का और जितनी भी डेंटिंग पेंटिंग यानी कि डाइंग और कलरिंग वाला वर्क है वो भी इसके अंदर आता है, जैसे कि आपको इस पाई चार्ट के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन बहुत ही मतलब सही तरीके से किया हुआ है इसको कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद में जो इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एनिमल दे रखी है आपके, एनिमल बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो आपकी एक तो लेदर इंडस्ट्री, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री, जैसे ही कोई भी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसका जो लेदर है वो यूज़ कर लिया जाता है और उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो बोन ग्राइंडिंग की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, बोन्स को ग्राइंड करके बहुत सारी मेडिसिन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके एलिफेंट टीथ है जिसको बोलते हैं आइवरी, तो एलिफेंट टीथ की जो इंडस्ट्री है उससे बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं, बहुत सारी बैंगल्स चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, तो ये भी आपका है वो एनिमल के बेस के ऊपर है, ठीक है। इसके अलावा जो वूलन इंडस्ट्री है यानी कि जो ऊनी जो क्लॉथ्स हैं अपने उससे रिलेटेड इंडस्ट्री है वो भी आपकी एनिमल बेस्ड है। इसके अलावा देखिए जो आपका ब्रीडिंग हैन है या जो आपका एपीकल्चर है, एपीकल्चर यानी कि जो आपकी हनी बी होती है उनको जैसे पालना टाइप का सिस्टम, तो वो आपकी वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी है सेकेंड टाइप है मैंने आपको पूरा बता दिया है, और जो थर्ड टाइप है वो है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेस्ट, ठीक है। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेस्ट, तो इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेस्ट के अंदर अगर आप मुझसे मैं बात करूँ तो जो पेपर एंड टॉय इंडस्ट्री है वो भी इसी से है, ठीक है। पेपर एंड टॉय इंडस्ट्री है वो भी फॉरेस्ट पे बेस्ड है। उसके अलावा देखिए जो भी बैम्बू इंडस्ट्री है वो भी इसी पे बेस्ड है। उसके अलावा जो टबाकू यानी कि बीड़ी बनाने की जो इंडस्ट्री है वो भी इसी पे बेस्ड है, क्योंकि जो पत्ते जिसके ऊपर की बनती है बीड़ी वो आपको फॉरेस्ट पे ही मिलते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसके अलावा भी जो गम यानी कि जो गोंद और जो वैक्स यानी कि जो लाख है वो भी आपको ट्रीज जो फॉरेस्ट के अंदर होते हैं वहीं से मिलता है। एक और आपकी जो बुक के अंदर दे रखा है वो है कैचू। कैचू देखिए बेसिकली पान सुपारी और इनके अंदर यूज में आने वाली चीज़ है, तो इसका भी जो प्रोडक्शन होता है वो फॉरेस्ट से ही होता है। इसके अलावा देखिए आपका एक और दे रखा है वुड इंडस्ट्री। वुड इंडस्ट्री भी इसी के अंदर है, वुड का कट और उससे फर्नीचर वगैरह बनाना, ये भी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बाद में जो लास्ट आपका है वो है बेस्ड ऑन मिनरल्स, ठीक है। बेस्ड ऑन मिनरल्स की जहाँ तक अपने बात करें, वो कौन कौन सी इंडस्ट्री करता है। एक तो एल्यूमिनियम के जो बर्तन बनते हैं, एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल बनते हैं उनके, स्टील के जो बर्तन बनते हैं वो भी मिनरल्स के ऊपर है। गोल्ड और सिल्वर से जितने भी नेकलेस वगैरह ऑर्नामेंट्स आपके बनते हैं वो भी मिनरल्स के ऊपर है। और मार्बल इंडस्ट्री, जितने भी आपके घर अच्छे अच्छे बन रहे हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये स्लाइड दिख रही होगी, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस स्लाइड के ऊपर आपको जो राउंड लग लग के आपको अगर चीज़ें समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बड़ा एक गोलमोल सा डायग्राम था जो मेरे को पूरा कंप्लीट बनाना पड़ता है यहाँ पे। तो मैंने आपको जो आपकी स्लाइड के अंदर दिख रहा है, फोटो के अंदर जो दिख रहा है, उसके थ्रू मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद में जो आपका टॉपिक है वो रहने वाला है मेनली जो कॉटेज है उसी के छोटे छोटे पार्ट्स आगे इसने डिवाइड करके दे रखे हैं और वो आपको खुद से पढ़ने वाला टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए ये सब बातें बताने के बाद आपकी बुक के अंदर बहुत ही छोटे छोटे एक टॉपिक से दिए होंगे कि पॉइंट बना बना के कि यहाँ की ये फेमस है, यहाँ की ये इंडस्ट्री फेमस है, छोटी छोटी, जैसे हनुमानगढ़ गंगानगर कह रहे हैं दाल फेमस है, चोमू के खेस फेमस हैं, ठीक है। शाहपुरा का फड़ चित्रण है, जो फड़ आप जानते होंगे जो लोग देवी देवता हैं उनसे रिलेटेड एक चद्दर के ऊपर पेंटिंग की जाती है और फिर उनको पढ़ा जाता है गीत गीत गा गा के। तो ये सब चीज़ें हैं। बंदेज वाली साड़ीज हैं वो आपकी जोधपुर की फेमस है। तो ये सारी की सारी बातें आपकी बुक के अंदर पॉइंट बना बना के आपको बताई हुई है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको समझाने वाली कोई बात है नहीं कि अब चोमू के क्यों फेमस है, तो वो तो आप वहाँ के खेस जब जाके खरीदेंगे, जो ओढ़ने वाले जितने भी कपड़े हैं वो वहाँ के क्यों फेमस हैं, तो वो तो जब वहाँ से आप खरीदेंगे कि बंदेज की साड़ी अब सर जोधपुर की क्यों फेमस है, तो आप जाइए जोधपुर चेक कीजिए कि बंदेज वाली साड़ी क्यों फेमस है। जो डोरी हैं, डोरियाँ स्ट्रिंग जो आपकी हैं वो कोटा की क्यों फेमस है, तो वो तो अब वहाँ जाएंगे आप तो पता चल जाएगा कि क्यों फेमस है वहाँ की, ठीक है। तो ये सब बातें हैं आपकी बुक के अंदर और मेरी तरफ से ये चैप्टर है वो अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कॉटेज के अंदर डेयरी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी डाउट है तो नीचे मेंशन जरूर कीजिए आप, और वहाँ मेंशन करने से घबरा रहे हैं तो जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे आप जरूर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद। तो ग्रीक फिलोसोफर थेल्स और उनके साथ ही एक और आते हैं एनेक्सीमेंडर, ठीक है। एनेक्सीमेंडर, ठीक है। एनेक्सीमेंडर आपको बताते हैं इन्वायरमेंट के बारे में,